आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 20 मार्च 2025 जुमेरात के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालत हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मुसलसल कैनाल बनाने के लिए बज़िद है। दरिया सिंध पर कैनाल बनाने के मामले पर पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान और चौबहार कैनाल के लिए बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान कैनाल के लिए 218 अरब रुपए और चौबहार कैनाल के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। चोलिस्तान कैनाल पर रवां माली साल के दौरान 6 अरब रुपए किए जाएंगे और आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान 10 अरब रुपए खर्च होंगे। चौबहार कैनाल के लिए रवां साल 550 मिलियन रुपए और अगले साल 2 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध समेत कई वुज़रा इस बात से भी इनकारी हैं कि कैनाल भी बन रहे हैं। दूसरी जानब सिंध से मोहब्बत करने वाले दुनिया भर में एहतजाज कर रहे हैं। कल भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। दरिया सिंध पर 6 नए कैनालों, कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों और इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से मुसलसल एहतजाज, धरने, रैलियां और मुजाहरे जारी हैं। दरिया सिंध पर होने वाले कब्जे के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म। इसी सिलसिले में अवामी तहरीक मरकजी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद काती, अर्जिले नौशर फेरोज के सदर लतीफ़ भट्टी, हुसैन सुमरो, डॉक्टर फिदा भरेजो, अली नवाज आलमानी, सरवर सिंधी, सलाम सुमरो, शाहिद सोलंगी, सतार उमरानी, सिंधियाणी तहरीक के रहनुमा मूमल डाहरी, सना राजपर, सिंध सभीता और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में पटीदन में एक बड़ी रैली निकाली गई जो शहर के मरकजी रास्ते नुसरत कैनाल से गुजरती हुई जलाल चौक तक गई और प्रेस क्लब तक सामने एक जलसा आम में तब्दील हो गई। जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध पर जारी कब्जे और डाकुओं के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध को 1.5 सदी का हिसाब चाहिए। दरिया सिंध पर हर कदम पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। डेमो और कैनालों ने दरिया सिंध को ख़त्म कर दिया है। इंडस डेल्टा मुकम्मल तबाह हो चुका है। सिंध के लाखों लोग बेरोजगार और दरबदर हो चुके हैं। चौलिस्तान कैनाल बनाकर करोड़ों सिंधी अवाम को मारने का मंसूबा बनाया गया है। दरिया सिंध पर 6 नए कैनाल सिंधी कौम के नस्ल कशी का हिस्सा हैं। पंजाब के हुक्मरान गुज़िश्ता 1.5 सदी से सिंध के पानी पर कब्जा कर रही है। रहनुमाओं ने कहा कि कैनाल और कारपोरेट फार्मिंग मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। वफाक ने इन मंसूबों का ऐलान करके मुल्क के वजूद पर हमला किया है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों ही मुल्क दुश्मन जमायतें हैं। रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है और इसी अरसे में सिंध सदियों पीछे चला गया है। पीपल्स पार्टी सिंधी अवाम की दुश्मन है। जरदारी माफिया ने पूरी सिंध को बेच दिया है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के दरिया का सौदा कर लिया है, मगर अवामी तहरीक सिंध के मेहनत कश अवाम के साथ मिलकर दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। नवाब शाह में जीएसएन मोहास के वाइस चेयरमैन नवाज शाह, इबरार मोराई और अली रजा खासकिल की क़यादत में दरिया सिंध से कैनाल निकालने और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी मुजाहरे करते हुए रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि उर्स, कीहर और सागर मल्हा को आज़ाद किया जाए। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध से कैनाल किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम पहले दिन से एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। पंजाब मुसलसल सिंध से नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है। वफाकी हुकूमत सिंध के हिस्से का पानी भी पंजाब को देना चाहती है। सरहद शहर में जीएसएन मोहास की तरफ से सैकड़ों खवातीन और कौमी कारकुनों ने दरिया सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ रैली निकाली और ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई साईं जेएम से चौक पहुंची, जहां उन्होंने दरिया सिंध के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जीएसएन मोहास के मरकजी रहनुमा इलाही बख्श, चाचड़ कमाल महर, नज़ीर अहमद शेख, लियाकत महर,
خالق میتلو اور رابل شیخ نے خطاب کرتے ہوئے دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے منصوبے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے وفد نے پشتون تحفظ موومنٹ PTM کی جنیوا کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما عبدالرؤف لغاری نے اپنی تقریر میں پشتون قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں عبدالرؤف لغاری نے کہا کہ سندھی اور پشتون قومیں اپنے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ دونوں قوموں کو اپنی قومی حقوق حاصل اور زمین کے وسائل اور سیاسی آزادی کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ ورلڈ سندھی کانگریس کے وفد کی شرکت کو انسانی حقوق کی جدوجہد میں ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جہاں مختلف مظلوم قوموں کے نمائندے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ورلڈ سندھی کانگریس نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل کے اجلاس کے دوران جنیوا میں دریائے سندھ سے کینال نکالنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں سندھ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جلاوطن رہنماؤں، بنگلہ دیش کے انسانی حقوق کے کارکنوں اور یورپ کے مختلف ممالک کے انسانی حقوق کے وکلاء نے شرکت کی۔ احتجاج میں زمادر نزول اسلام، عارف اجکیا، ڈاکٹر ہدایت بھٹو، حفیظہ ودھیو، عبدالرؤف لغاری اور محمد ادریس جمالی شامل تھے۔ پاکستان کی طرف سے سندھی، بلوچ اور پشتون قوم پر جبر کی مذمت کی گئی۔ رہنماؤں نے دریائے سندھ پر بننے والی نہروں کی تعمیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سندھ کا پانی پہلے ہی پنجاب چوری کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ سندھ میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال زمینوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ڈیلٹا ختم ہونے جا رہا ہے۔ دریا سندھ پر بننے والی نہروں کی وجہ سے سندھ کی معیشت اور زراعت تباہ ہو جائے گی۔ احتجاج کے دوران سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل اور سندھ سے سندھی ہندوؤں کی ہجرت اور مذہبی اقلیتوں پر مسلسل ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ مقررین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دریائے سندھ پر کینالوں کی تعمیر فوری طور پر روکی جائے، سندھ کو اپنے حصے کا پانی دیا جائے، پاک فوج کو زرعی زمینوں کے الاٹمنٹ پر مکمل پابندی لگائی جائے، سندھ کے سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل روکے جائیں۔ نامور دانشور نصیر میمن نے کہا ہے کہ سندھ کے کئی اضلاع سے دہائیوں سے تیل اور گیس نکالے جاتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں گیس کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ سندھ کی قوم پرست جماعتیں مطالبات کرتی ہیں اور جدوجہد کرتی رہیں کہ آئین کے مطابق 70% تیل اور گیس پیدا کرنے والی سندھ کو گیس کے وسائل پر اولیتی حق دیا جائے۔ تاہم کراچی اور حیدرآباد میں چونکہ 24 گھنٹے چولہوں میں گیس آتی تھی، لہٰذا وہاں کے رہنے والوں نے اس جدوجہد کو کبھی نہیں سمجھا اور اس کا حصہ نہیں بننے۔ اب جب انہیں سحری اور افطاری کے وقت گیس نہیں ملتی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ظلم ہے۔ پانی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ابھی تو نلکوں اور ٹینکروں سے کچھ نہ کچھ پانی مل رہا ہے، لہٰذا دریائے سندھ کے لیے جدوجہد سے خاصی لاتعلقی ہے۔ لیکن اب اگر سندھو پر نئے ڈیم بنے اور نئی نہریں نکلی تو پھر نلکے میں پانی نہیں ملے گا اور ٹینکر کا پانی بھی راشن پر ملنے لگے گا، تب جا کر آنکھ کھلے گی، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سندھو دریا ساری سندھ کا ورثہ اور جیون دھارا ہے۔ سندھو کو سوکھنے کی تحریک سے لاتعلق نہ رہیں۔ شیخ بھرکیو میں شیخ بھرکیو پریس کلب کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں قوم پرست جماعتوں، طلباء، سیاسی سماجی کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ سندھ سے جبری کینال بنانے کے عمل کے خلاف شیخ بھرکیو پریس کلب سے مکھ چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں مظاہرین نے سندھ دریا سے جبری کینال نکالنے کے عمل کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بابو اورنگزیب میربالی ٹالپور، صحافی غلام مصطفیٰ کاتیار، آغا جانب علی، مظفر علی بروہی، محمد اشرف عمرانی جان، محمد خاص علی، علی خان پٹھان، جاوید لاکھو، قاضی راہمو، اعجاز وسان، شانی شیخ، ذوالفقار تھہیم، غلام نبی بروہی، امام بخش ٹنگڑی، سجاد تھہیم، سجاد شیخ، چیٹھارام سندھی اور دیگر نے کہا کہ پنجاب کی جانب سے سندھ دریا سے جبری کینال بنانے کے عمل کے خلاف ان کی مزاحمت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سندھ سے زبردستی کینال نکالے گئے تو اس سے سندھ میں پانی کی شدید کمی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں زراعت تباہ ہوگی، کسانوں کا معاشی قتل عام ہوگا، کاروبار بند ہو جائیں گے اور انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں سندھ دریا سے زبردستی پانی نکالنا سندھ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سندھ دریا سے
जबरी कैनाल बनाने का मंसूबा फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो एहतजाजी तहरीक तेज़ करेंगे और अदालत से भी रुजू करेंगे। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने सिंध के हकों की बहाली के लिए मुख्तलिफ नारे लगाए। दरिया सिंध से 6 नए केनाल निकालने और ग्रेटर पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पर लाखों एकड़ जमीन अलाट करने के खिलाफ सक्खर रीडर्स फॉर्म की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शालीमार सक्खर से शुरू होकर प्रेस क्लब सक्खर तक पहुंची, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। रैली की क़यादत हकीम जंगेजो, ईदन जागिरानी, एडवोकेट सुंदर चाचड़, माजिद अली दिनोर, नवीद बागी समेत दीगर रहनुमाओं ने की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए दरिया सिंध से 6 नए केनाल्स निकालने के फैसले को सिंध की ज़राअत और बका के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया। इस मौके पर मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध से नए केनाल निकालने का मंसूबा सिंध को बंजर बनाने की खुली साजिश है। पहले ही पानी की किल्लत के बाइस ठट्ठा, बद्दीन और लाड़ पट्टी के इलाकों में बदतरीन बहरान है। अवाम पीने के साफ पानी से महरूम है और समंदर तेजी से सिंध की ज़मीन को निगल रहा है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने इक़्तिदार की एवज सिंध की ज़मीन का सौदा किया है, जिसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा और दूसरे वकला ने कहा कि अगर 6 नहरें दरिया सिंध से निकाली गई तो सिंध टेल पर आता है। उसका मतलब है कि सिंध पानी से महरूम हो गया है, और अगर सिंध पानी से महरूम होता है तो पाकिस्तान का बाब बंद होता है। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से महरूम सिंधी और हारियों और तमाम तबकात के साथ खड़ी है। कल 21 मार्च को शहीद मकसूद खान कुरैशी और शहीद नौजवान सलमान वधू को योम शहादत पर सिंध भर के शहदा को कौमी खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। जिसकम चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने कहा कि सिंध के एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए पंजाब ने चोलिस्तान कैनाल के लिए 218 अरब रुपए और चौबारा कैनाल के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे साबित होता है कि पंजाब सिंध के मफतूहा इलाका समझता है। उसने मज़ीद कहा कि पंजाब के ऐसे अज़ाइम के खिलाफ 7 अप्रैल को शहीद बशीर खान कुरैशी की 13वीं बरसी के मौके पर रत्तू डेरों में उनके मज़ार पर होने वाले जलसे में हम सिंधी कौम को दरिया बचाने की जद्दोजहद में शामिल होने की दावत नहीं देंगे। हम अपने दरिया को बचाने के लिए तारीख़ी जद्दोजहद करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में नौजवान वकील सरबाज अयाज पलीजो की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उन्होंने कासमाबाद के इलाके में पीपल्स बस सर्विस न होने से मुतल्लिक मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पीपल्स बस सर्विस 2022 में मुतारिफ कराई गई, लेकिन कासमाबाद के मरकजी सड़कों पर ताहाल उसकी सहूलियत फराहम नहीं की गई, जो शहरियों के बुनियादी हक़ों की खिलाफ वर्जी है। समाअत के दौरान वकील सरबाज अयाज पलीजो ने दलाइल देते हुए कहा कि कासमाबाद में बस सर्विस का न होना आइन के मसावी हक़ों के शक के खिलाफ वर्जी है। तमाम शहरियों को यकसा बुनियादों पर अवामी सहूलियत फराहम की जाए। उन्होंने निशानदेही की कि कासमाबाद के रिहायशियों को पीपल्स बस सर्विस न होने की वजह से सफरी मुश्किलात का सामना है। अदालत ने सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल, हैदराबाद के कमिश्नर, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट, सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन और हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इनसे वजाहत तलब की है कि कासमाबाद में अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत क्यों फराहम नहीं की गई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर अफरा अस्सियाब खटक ने कहा है कि बलूच कौम परस्तों से बातचीत करके उनका सियासी हल निकालने के एक और फौजी ऑपरेशन की जानिब जाना तबाही का आगाज होगा। उन्होंने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा, मुझे याद है कि जब नेशनल अवामी पार्टी ने मशरकी बंगाल में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की थी तो जनरल जहिया खान ने नवंबर 1971 में इस पर पाबंदी लगा दी थी और पाकिस्तान दिसंबर में टूट गया था। ख्याल रखे अफरा अस्सियाब खटक ने इन ख्यालत का इजहार जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर कौमी सलामती के इजलास के बाद कही थी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनके बड़े साहिबजादे हसन नवाज को बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार देते हुए उन पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद किया गया है। हुकूमत बरतानिया की जानिब से वेबसाइट के मुताबिक इवन फील्ड हाउस पार्क लेन के रिहायशी प्रॉपर्टी डीलर हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने
हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है और तमाम तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। सूबा सिंध के शहर दादो में बम धमाकों की झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने 34 से जायद सोशल मीडिया सार्फिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दादो के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP अमीर सऊद मक्सी के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका एक्ट 2016 के तहत FIR दर्ज की गई है। ईमान मजारी, मंजूर पश्तीन और अली वजीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट मोरीदाबाद की अदालत ने इंसानी हकों के कारकुन और वकील ईमान मजारी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के रहनुमा अली वजीर और मंजूर पश्तीन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का मौक़िफ़ है ये वारंट गिरफ्तारी उनके बार बार अदालत में पेश न होने पर जारी किए गए हैं। केस में उन पर मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ मार्च के इनकाद और अवामी नज़्म व ज़ब्त में खलल डालने का इल्ज़ाम है। अदालत ने आइंदा समाअत की तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर की है और मुल्ज़मान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। वाज़ेह है कि पश्तून रहनुमा अली वजीर गुज़िश्ता 9 माह से जेल में कैद हैं और उनके खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हैरान कुन तौर पर अदालत ने जेल में मौजूद होने के बावजूद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिस पर तनकीद की जा रही है। वकील और इंसानी हकूक़ के कारकुन ईमान मजारी ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अदालतों में मजाक हो रहा है कि एक शख्स जो पहले से जेर हिरासत है उसे अदालत में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महारंग बलोच और दीगर रहनुमाओं ने कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में जारी रियासती जबर को हमसे बेहतर आप जानते हैं। हमने एक मुख्तसर से दौरानिए में रियासती जबर को न सिर्फ देखा बल्कि सह भी लिया है। इसी तरह आपके इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों साफ़ी उसी जबर का शिकार हुए। जबरी ज़बानबंदी क्या होती है आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जबरी गुमशुदगी की धमकियाँ, हरासमेंट और जान से मारने की धमकियों के बारे में भी आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को पिछले 7 दिहाइयों से जबरी ज़बानबंदी के लिए रियासती दबाव का सामना है। अपनी रियासती जबर, इस्तेहसाली मंसूबे, वसाइल की लूट मार और सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर अपनी ताकत का बेदरीग इस्तेमाल जारी है। उसी ताकत को बरकरार रखने और बलोचों के जायज़ इंसानी हकूक़ की पामाली के लिए अब तक 5 बड़े फौजी ऑपरेशन कर चुका है और पिछले 20 सालों से बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद किए जा रहे हैं। मगर कोई तो पूछे हासिल किया हुआ या इस जबर से हासिल करना क्या चाहते हैं। ये हमारा वतन है, केक समझकर उसको काटा गया। वसाइल की बेदरीग लूट मार जारी है और आज भी पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कोई बलूचिस्तान की मुख्तलिफ यूनिटों में तकसीम कारी, कोई हमारी शहर ग्वादर को काटने, कोई हमारी तारीख़ी हकीकत से ही मुनक़्क़िर हैं। इन तमाम चीज़ों को बारीक बीनी से देखा जाए तो एक ही जवाब जो मिल सकती है वो है बलोचों को सिफ़ाए हस्ती से मिटाना, उनकी शनाख्त को मिटाना, हज़ारों सालों के वतन को टुकड़ों में बांटना। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इस्लामाबाद के हुक्मरानों की अय्याशियाँ मुकम्मल की जा सकें। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने कोयटा से गुज़िश्ता दिनों नासिर कमरानी की जबरी गुमशुदगी पर गहरे तशवीश का इज़हार किया है। HRCP ने अपने बयान में कहा है कि नासिर कमरानी, जो कि मशहूर शायर नादिर कमरानी के बेटे हैं, जो को चंद रोज़ कबल कोयटा में उनकी रिहाइशगाह से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। HRCP ने अपने बयान में इस अगवा की मजम्मत करते हुए उसे नासिर कमरानी के हक़ आज़ादी की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी करार दिया है। तंजीम के मुताबिक नासिर कमरानी के अहल खाना ने बताया कि पहला मौका नहीं है जब नासिर कमरानी को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। उन्हें 2015 में भी जबरी गुमशुदगी और गैर कानूनी हिरासत का निशाना बनाया गया था और बाद अज़ान 2018 में रिहा किया गया था। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। क्या जुनैद हफीज़ को इंसाफ मिल सकेगा के उन्वान से सैयद मुजाहिद अली ने लिखा। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साबिक लेक्चरर की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुनने का फैसला किया है। उन्हें 2013 में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात में गिरफ्तार करने के बाद 2019 में दीगर सजाओं के अलावा मौत की सजा दी गई थी। अब 6 साल बाद इस यकतरफा सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई है।
जुनैद हफीज का मामला मुल्क में तौहीन मजहब के कवानीन और इस बारे में फैलाई गई जज्बात का एक क्लासिकल नमूना है, जिसमें मुलजिम को ना तो सफाई का मौका मिलता है और ना ही उसके मौक़िफ़ पर गौर किया जाता है। जुनैद हफीज के मामले में तो किसी वकील को उनका दिफा करने का मौका ही नहीं मिला। 2014 में उनकी तरफ से पेश होने पर मुमताज़ वकील और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार राशिद रहमान को उनके दफ्तर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। कोई इस कत्ल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका, लेकिन सब जानते हैं कि यह कत्ल किन अनासर के इशारे पर किया गया था। मुल्क के इंतहा पसंद मजहबी अनासर तौहीन मजहब के मामले को बुनियाद बनाकर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देते हैं। कोई भी शख्स किसी भी वजह से किसी शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद कर सकता है, फिर न तो कानून उसकी हिफाजत करता है और न ही ज़ेरीन अदालत का कोई जज उसे इंसाफ देने का हौसला कर सकता है। ऐसे मामलात में पुलिस और ज़ेरीन अदालतें इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के बजाय खुद इंतहा पसंद अनासर के जबर से बचने की कोशिश करती हैं। आला अदालतों में इंसाफ के लिए रसाई सिर्फ किसी आलमी दबाव या इंसानी हकूक़ तंजीमों की मुस्तअदी की वजह से ही मुमकिन होता है, वरना कोई भी शख्स जेल ही में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाता है। तौहीन मजहब के कवानीन में साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक के ज़माने में तरामीम की गई थी। अब पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ज़िया का अहद इंसानी हकूक़ की पामाली और जमहूरी निज़ाम की ख़राबी के हवाले से मुल्क की तारीख़ का बदतरीन दौर था, लेकिन इसके बावजूद इन अफसोसनाक गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी कवानीन को तब्दील करने के लिए कोई इक़दाम नहीं हो सका। सिर्फ यही नहीं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ किसी कानून में तरमीम नहीं हुई या उसे वापस नहीं लिया जा सका, बल्कि हकीकत यह है कि अब इन कवानीन के ख़िलाफ़ बात करना भी ऐसा ही जुर्म बना दिया गया है, गोया ये भी तौहीन मजहब है। इसकी बहुत नुमाया मिसाल साबिक गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल था। उन्हें जनवरी 2011 में इस्लामाबाद के कोहसार मार्केट में उन्हीं के एक सरकारी मुहाफिज मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया था। सलमान तासीर का वाहिद कसूर ये था कि उन्होंने मुल्क में तौहीन मजहब के कवानीन पर नज़रसानी करने की बात की थी और वाज़ेह किया था कि ये इंसान के बनाए हुए कवानीन हैं, उन्हें किसी मुक़द्दस सहीफ़े की हैसियत हासिल नहीं है। उन पर नज़रसानी होनी चाहिए ताकि इंसानों के साथ इंसाफ के मुताबिक सलूक रवा रखा जा सके। मौजूदा बिलासफ़ीमी कवानीन के तहत किसी शख्स को गिरफ्तार करने के बाद उसे ज़मानत हासिल करने का हक़ भी हासिल नहीं रहता। हालांकि दुनिया भर में मुसलमान कानूनी असूल के मुताबिक कोई शख्स उस वक्त तक मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता जब तक उस पर इल्ज़ाम साबित न हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के तौहीन मजहब के कवानीन के मुताबिक जिस शख्स पर मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम आयद हो जाए उसकी ज़िंदगी दरहकीकत उसी रोज़ ख़त्म हो जाती है। या तो वो सारी ज़िंदगी जेल में बंद रहता है या कोई बहुत ज़्यादा गैरतमंद मुसलमान उसे अचानक कत्ल करके ख़ुद अपने लिए जन्नत पक्की कराने का अज़म कर सकता है और या उसे मौत की सज़ा देकर फांसी पर लटका दिया जाता है। ऐसी सूरत में मुतअल्लिका शख्स महज नाक़िस एदाद शुमार का हिस्सा बनकर रह जाता है। न कोई इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है और न ही ये सवाल उठाया जा सकता है कि मातूब किए गए शख्स की सारी ज़िंदगी अच्छे मुसलमान के तौर पर गुजरी थी। उसके ख़िलाफ़ किसी बदनीयती का या गलत फहमी की बिना पर इल्ज़ामात भी आयद हो सकते हैं। तौहीन मजहब के मुतअद्दिद मामलात में साबित हो चुका है कि जायदाद के झगड़े या किसी दूसरी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर मुखालफिन किसी शख्स को तौहीन मजहब के मुकदमे में फंसाकर अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। मुल्क का कानून और निज़ाम इंसाफ महज खामोश तमाशाई बनकर एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का एहतमाम करता है। इसी किस्म का वक़ुआ शेखुपुरा की आसिया बीबी के साथ पेश आया। एक निजी तनाज़े के बाद उन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद किया गया। आसिया बीबी ने पूरा वक्त इस इल्ज़ाम से इनकार किया, लेकिन पुरजोश मजहबी गिरोहों, कमज़ोर निज़ाम इंसाफ, खौफज़दा पुलिस और जजों ने किसी की एक बात नहीं सुनी और उसे 2010 में मौत की सज़ा सुना दी गई। उसी खातून के बेगुनाही के बारे में बात करते हुए सलमान तासीर ने, जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे, ये कहा था कि
ज़ियाद दौर के कवानीन पर नज़रसानी होनी चाहिए ताकि तौहीन मजहब के नाम पर नाइंसाफ़ी का सिलसिला रोका जा सके। ये एक जायज़ और मुनासिब राय थी। इस्लाम का हकीकी पैगाम आम करने वाले यकीनन इस राय से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि किसी भी शहरी को किसी सबूत के बिना और नाक़स और मुतअस्सिब गवाहों की बुनियाद पर सज़ा नहीं देनी चाहिए। सलमान तासिर की बात बाद में सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई जब 2018 में अदालत उज़्मा ने नाक़स शवाहिद की बिना पर आसिया बीबी को बरी कर दिया और बाद में हुकूमत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। ताहम आसिया बीबी की बेगुनाही के बारे में सवाल उठाने वाले सलमान तासिर को एक मजहबी जुनूनी ने कत्ल किया और पाकिस्तानी कौम के लाखों लोगों ने मुमताज़ कादरी को हीरो बनाकर सर आंखों पर बिठाया। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उसके दिफा के लिए पेश होते रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसका जुर्म साबित होने के बावजूद फांसी होने तक मुमताज़ कादरी को किसी मजहबी अवतार का दर्जा दिया जाता रहा और फांसी के बाद उसका मकबरा बनाकर अक़ीदतमंदों का हजूम वहाँ अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए हाजिर होता है। इसके बरक्स सलमान तासिर अगरचा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर थे और मुल्क पर उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उनकी नमाज जनाजा खुफिया तौर से गवर्नर हाउस में अदा करके उन्हें खामोशी से दफन कर दिया गया। किसी लीडर या हुकूमती नुमाइंदे को सलमान तासिर के मजलूमियत और बेगुनाही के बारे में बात करने और तौहीन मजहब के कवानीन के मुतल्लिक़ उनकी राय को अमली शक्ल पहनाने का हौसला नहीं हुआ। हालांकि उनके नारवा कत्ल ने भी उनकी इस बात का सबूत फराहम किया था कि मुल्क में मुरव्वज तौहीन मजहब कवानीन नाक़िस और उन पर अमल कराने का मुतालबा करने वाले खुद कानून का एहतराम करने से इनकार करते हैं। अभी सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। अब भी कोई सियासतदान किसी भी मुखालिफ की पगड़ी उछाल सकता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर सकता है, हत्ता के दशनाम तराजी की जा सकती है और सोशल मीडिया की ताकत और सलाहियत इस्तेमाल करते हुए मुल्क की ताकतवर फौज के खिलाफ नित्य नए इल्ज़ामात और बेहुदा जुमले आम किए जा सकते हैं, लेकिन किसी में यह हौसला नहीं कि वह तौहीन मजहब के कवानीन के बारे में खुलकर बात कर सके या ये सवाल उठाया जाए कि इन कवानीन को मुअत्तदिल और इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक बनाया जाए ताकि बेगुनाह लोगों को गैर ज़रूरी तौर से जेल न काटनी पड़े या ज़िंदगी से हाथ न धोना पड़े। इसके बजाय ऐसी कोई बात बजाय खुद तौहीन मजहब शुमार की जाने लगी है। दलील के साथ इन कवानीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करने वाली इख्तिलाफी राय को इस्लाम की हक़ानियत पर हमला कहा जाने लगा है। ये सूरत-हाल पैदा करने में मुल्क के तमाम मजहबी लीडरों ने यकसा तौर से मनफी किरदार अदा किया है। इस रवैये की वजह से अब सूरत हाल इस हद तक शदीद और संगीन हो चुकी है कि किसी शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगने के बाद लोग मौके पर इकट्ठा होकर फौरी इंसाफ फराहम कर देते हैं। मुल्क में इससे मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। किसी ने ना तो मजहबी रहनुमा समाजी नफरत पैदा करने का तर्ज अमल तब्दील करने पर आमादा है और ना ही सियासतदानों को होश आता है कि मुल्क में मजहबी शिद्दत पसंदी कोख से पैदा होने वाली दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए मुआशरे को नानवर बनाने और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर नाफिज किए गए कवानीन को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि अक़ीदे को नफरत फैलाने और तशद्दुद आम करने का ज़रिया न बनाया जाए। 12 साल के तवील इंतज़ार और जेल में तकलीफ़दा हालात में ज़िंदगी गुजारने वाले जुनैद हफीज़ की अपील अब बुध को लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच चुनेगा। मुरवजा अदालत निज़ाम में ये ऐन मुमकिन है कि एक समाअत के बाद किसी उज़्र की बिना पर इस अपील पर समाअत गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए, लेकिन सिर्फ कानून की बालादस्ती और इंसाफ फराहम करने के लिए ही नहीं बल्कि मुल्क में तशद्दुद मजहबी मुनाफरत का रुझान ख़त्म करने के लिए भी अहम है कि हमारी आला अदालतें जुनैद हफीज़ जैसे मजलूमों की दरख्वास्तों की संजीदगी से समाअत करें और मकामी सतह पर होने वाली नाइंसाफ़ी का खात्मा करें। मुल्क में जब तक मजहबी इंतहा पसंदी और अक़ीदे के नाम पर तशद्दुद आम करने और झूठ बोलकर लोगों को ईज़ा पहुँचाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुआशरे में शिद्दत पसंदी और मनमानी के मौजूदा रवैये का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट जुनैद हफीज़ को इंसाफ देकर सिर्फ एक बेगुनाह तालीम याफ्ता इंसान के लिए ही सहूलत पैदा नहीं करेगी, बल्कि ये शदीद रवैयों को मुस्तरद करने का एक ऐसा इशारा होगा जिसकी बुनियाद पर सरकश कुव्वतों की हौसला शिकनी में आसानी हो सकती है।
آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری دہائیوں کی ناقص پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ عنوان سے زاہد حسین نے لکھا۔ ملک میں پرتشدد حملوں کی حالیہ لہر نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب تک غلطیوں کی نشاندہی اور انہیں درست کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ نہ کبھی اپنی کوتاہی سمجھنے کی کوشش کی گئی اور نہ کبھی اس حوالے سے غور کیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے ملک کو لاحق ایک انتہائی وسیع خطرے کی یاد دہانی کرواتے ہیں، جبکہ یہ خطرہ اب سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ دونوں صوبوں کو لاحق سیکیورٹی کے خطرات مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن ان دونوں کا امتزاج اس خطرے کی پیچیدہ بناتا ہے۔ بیرونی عناصر اور اندرونی عدم استحکام نے حکومت کے لیے چیلنجز کو مزید سنگین رخ دیا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ لوگوں کو مجبور کرنے اور انہیں حقوق دینے سے انکار سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ دہائیوں سے وسیع پیمانے پر رائج ہماری ناقص پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ فوجی کارروائیوں کی صورت میں رد عمل دینے سے سیاسی مسائل نے بہت سے لوگوں کو عسکریت پسندی کی جانب دھکیلا ہے۔ ایک ایسی صوبائی انتظامیہ جو کہ سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ ہے اور جسے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، تباہی کے دہانے پر ہے۔ بہت سے حلقے اسے صوبے میں تقریباً خانہ جنگی کی صورتحال کے طور پر دیکھتے ہیں، جہاں باغیوں کا بیانیہ غالب ہے۔ چھوٹے پیمانے پر شروع ہونے والے ایک تنازع نے گزشتہ 2 دہائیوں سے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اب یہ تیزی سے ایک مکمل شورش میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں مقامی آبادی ریاست کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے احساس کے زیر اثر ہے۔ صوبائی انتظامیہ کی رٹ کو کم ہونے پر علیحدگی پسند گروہ صوبے میں حملے کر رہے ہیں۔ ٹرین ہائی جیکنگ کے چند روز بعد ایک بس کے قریب دھماکہ ہوا جس میں سیکیورٹی اہلکار شہید و زخمی ہوئے۔ حملوں کی تازہ لہر میں زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ علیحدگی پسندوں کی جانب سے حملے کرنے کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، جو اب ہائی پروفائل حملے کر رہے ہیں۔ یہ حملے تیزی سے وسیع پیمانے پر پھیل رہے ہیں۔ رواں سال جنوری میں مبینہ طور پر بھاری ہتھیاروں سے لیس درجنوں عسکریت پسندوں نے ضلع خوستار میں لیویز اسٹیشنز پر حملہ کیا اور شہر کے اطراف میں اپنی چوکیاں قائم کر دیں۔ اگرچہ یہ حملہ صرف چند گھنٹوں تک جاری رہا، لیکن اس واقعے نے عموماً عسکریت پسندوں کی ہٹ اینڈ رن حکمت عملی سے کنٹرول حاصل کرنے کی روش کی جانب اشارہ کیا۔ سڑکوں پر بھی رکاوٹیں لگانے کا سلسلہ بھی زیادہ ہو گیا۔ گزشتہ ماہ کلات ضلع میں رات گئے ہونے والے باغیوں کے حملے میں 18 فوجی جان سے گئے تھے، جو کہ کسی بھی واقعے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی سب سے زیادہ اموات تھی۔ سال 2024 میں پاکستان میں 10 سالوں میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کے واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر باقاعدہ ٹارگیٹڈ حملے تھے، لیکن مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ صوبے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والی شاہراہوں کو بھی بند کیا گیا۔ حالیہ غیر مصدقہ فوٹیجز میں مسلح افراد صوبے کے دوسرے بڑے شہر تربت کی سڑکوں پر آزادانہ گشت کر رہے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ شورش زدہ اضلاع میں مکمل تباہی کے مناظر تھے۔ بلوچ علیحدگی پسند دھڑوں بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی BLA کی جانب سے پرتشدد حملوں میں گزشتہ سال تقریباً 225 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر حملے ایسے علاقے میں ہوئے ہیں جو طویل عرصے سے سیاسی عدم اطمینان کا مرکز رہے ہیں۔ ہر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں فوج نے ایک نئے متحرک آپریشن کا آغاز کیا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں ساحلی پٹی اور ایران کی سرحد سے متصل علاقے شامل ہیں۔ یہ وہ خطے بھی ہیں جہاں چین ترقیاتی کاموں میں پاکستان کی شراکت داری میں کام کر رہا ہے۔ بلوچستان میں CPEC کے مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر حملوں میں حالیہ اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔
اس کے علاوہ عام پاکستانی شہری خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض صورتوں میں مسافروں کو مرکزی شاہراہ پر بسوں سے اتار کر گولی مار دی گئی۔ اسی طرح کے واقعات نے علیحدگی پسند عسکریت پسندی کو ایک ہولناک رخ دیا ہے۔ بلوچستان کئی دہائیوں سے ناقص سیکیورٹی کے مسائل سے نبرد آزما ہے۔ یہ خطہ BLA سمیت متعدد مسلح گروہوں کا گڑھ بن چکا ہے اور یہ تنظیمیں بلوچستان کو الگ کرنا چاہتی ہیں۔ عسکریت پسند گروپ جو 1970 کی دہائی میں تشکیل دیا گیا تھا، اصل میں نواب خیر بخش مری کے وفادار مری قبائلیوں پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں معاملات بدل گئے۔ آج BLA نے اپنے تعلیم یافتہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بہت سے اراکین پر فخر کرتا ہے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی بے چینی سے پڑھے لکھے بلوچ اور قبائلی ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ بلوچ ایک عرصے سے مرکزی حکومت پر امتیازی سلوک کا الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جمہوری اور قانونی طریقوں سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جوڑ توڑ کر کے ذریعے ہونے والی سیاسی انجینئرنگ نے ایسی بدگمانی کو تقویت دے دی ہے، یہاں تک کہ بلوچ قوم پرست جماعتیں جو وفاقی دائرے میں رہ کر اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کی جدوجہد پر یقین رکھتی ہیں، اب انہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں حیرت کی بات نہیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد صوبے میں عسکریت پسندوں کے پرتشدد واقعات میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی۔ ایسے عناصر سیاسی استحکام نہیں دے سکتے جنہیں عوام اپنا نمائندہ نہ سمجھے۔ صوبے پر عملی طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی رہی ہے، جس سے عوام اور ریاست کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ جمہوری حقوق دینے سے انکاری ریاستی جبر اور غربت نے بہت سے لوگوں، خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو عسکریت پسندی کی جانب راغب کیا ہے۔ علیحدگی پسند گروپ جنہیں مبینہ طور پر دوسرے ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے، اب بہتر، منظم و جدید ترین ہتھیار سے لیس ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس نوعیت کے حملوں کا حال ہی میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ علیحدگی پسند گروپوں کے پاکستان دشمن ممالک سے روابط کے پختہ ثبوت ضرور موجود ہیں، لیکن یہ اندرونی بے چینی ہے جس کا فائدہ بیرونی طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اپنے گھر کے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ علیحدگی پسند شورش کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے ریاستی حق سے کوئی انکار ہی نہیں، لیکن سیاسی اور معاشی عدم اعتماد کی وجوہات کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے جو صوبے میں بڑھتی ہوئی شورش کو جنم دے رہی ہے۔ بلوچستان کے لوگوں کو ریاست کے ایسے رد عمل کی ضرورت ہے جس سے ان کے زخموں کا علاج ہو۔ اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے ان پر طاقت کا زور چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ دائمی ہے جو جابرانہ نظام کا نتیجہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، انقلاب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مڈل کلاس طبقہ بنتا ہے۔ ان کی نظریں آسمان پر اور پیر کیچڑ میں ہوتے ہیں۔ ساتھ سلامت۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.